सुबह की पहली किरण अभी दिल्ली के आसमान पर अपनी सुनहरी स्याही बिखेर ही रही थी कि रामनाथ जी की आंखें खुल गई। 70 बसंत देख चुकी उनकी आंखों में अब भी वही अनुशासन था जो फौज की नौकरी ने उन्हें सिखाया था। बगल में बिस्तर का खालीपन उन्हें हर सुबह एक पल के लिए डरा देता और फिर यादों का एक भारी कंबल उन्हें धीरे से ढंक लेता। सरिता, उनकी सरिता को गए 5 साल हो गए थे। बिस्तर से उतरकर उन्हें खिड़की से बाहर झांका। शहर जाग रहा था। गाड़ियों का शोर, दूध वाले की घटी और दूर किसी मंदिर से आती भजन की हल्की ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसा कोलाहल रचते थे जिसमें रामनाथ जी का अकेलापन और भी गहरा हो जाता था। उनका एक बेटा था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नोएडा में रहता था। महीने में एक बार फोन पर पापा ठीक हो पूछ लेना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। रामनाथ जी ने अपनी दिनचर्या शुरू की। चाय बनाई, 2 बिस्कुट लिए और फिर अपनी उस खास तैयारी में जुट गए जो पिछले 5 सालों से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। उन्हें एक छोटी सी पोटली में कपड़े का एक साफ टुकड़ा, पानी की एक छोटी बोतल और एक ब्रश रखा। फिर टिफिन के एक छोटे डिब्बे में 2 परांठे और थोड़ा अचार रखा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती, जैसे कोई पुजारी अपनी पूजा की तैयारी कर रहा। ठीक 7 बजे अपनी पुरानी छड़ी के सहारे वह घर से निकल पड़ते। उनका घर मयूर विहार की एक पुरानी सोसाइटी में था और वहां से स्वर्ण जयंती पार्क तक का सफर करीब 15 मिनट का था। रास्ते में उन्हें कई जाने पहचाने चेहरे मिलते। कोई अखबार पढ़ता हुआ, कोई कुत्तों को टहलाता हुआ, तो कोई जॉगिंग करता हुआ। सब उन्हें देखते, कुछ औपचारिक सा मुस्कुरा देते, लेकिन कोई उन्हें से बात नहीं करता था। उनके लिए रामनाथ जी बस एक बूढ़े आदमी थे जो रोज एक ही समय पर पार्क जाते थे। पार्क में घुसते ही रामनाथ जी की चाल थोड़ी तेज हो जाती। उनकी आंखें उस विशाल पार्क के एक खास कोने को ढूंढती। झील के किनारे अमलतास के पेड़ के ठीक नीचे रखी वह हरी बेंच। वह बेंच उनकी दुनिया थी। पार्क उस समय तक लोगों से भर चुका होता था। युवा लड़के लड़कियां हेडफोन लगाए दौड़ रहे थे। महिलाएं अपनी किटी पार्टी की बातें कर रही थी। बच्चे शोर मचाते हुए झूलों पर खेल रहे थे। इस सारी चहल पहल के बीच रामनाथ जी सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते। बेंच के पास पहुंचकर वह एक पल रुकते, गहरी सांस लेते, जैसे किसी पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हो। फिर अपनी पोटली खोलते। पहले ब्रश से बेंच पर गिरी सूखी पत्तियों और धूल को साफ करते। फिर गीले कपड़े से बेंच को इस तरह पोंछते जैसे किसी कीमती चीज को संभाल रहे हो। हर कोना, हर दरार जहां धूल जम सकती थी, उसे बड़े प्यार से साफ करते। यह सब करने में उन्हें करीब 20 मिनट लगते। पार्क के नियमित लोग उन्हें रोज यह करते देखते थे। उनके बारे में तरह तरह की बातें होती थी। देखो, फिर आ गए सन की बुड्ढे। जॉगिंग करने वाले 2 नौजवान आपस में फुसफुसाते। पता नहीं क्या मिलता है रोज बेंच साफ करके। नगर निगम वाले हैं ना, इसके लिए, एक महिला अपनी सहेली से कहती। कुछ लोग उन्हें दया की नजर से देखते। शायद दिमाग पर उम्र का असर हो गया है, बेचारे। लेकिन रामनाथ जी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वह अपनी ही दुनिया में मग्न रहते। बेंच साफ करने के बाद वह उसके एक सिरे पर बैठ जाते, दूसरा सिरा हमेशा खाली छोड़ते। फिर अपना टिफिन खोलते और एक परांठा निकालकर खाली जगह पर रख देते। दूसरा खुद खाने लगते। ऐसा लगता था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहे हो, कोई जो अभी आएगा और उनके साथ नाश्ता करेगा। वह घंटों वहां बैठे रहते, आते जाते लोगों को देखते, झील में तैरती बतखों को निहारते और मन ही मन उस खाली जगह पर बैठी अपनी सरिता से बातें करते। देखो सरिता, आज अमलतास पर कितने फूल खिले हैं। तुम्हें पीले रंग से कितना प्यार था ना, कहती थी। यह उम्मीद का रंग है। आज मैंने तुम्हारे लिए आलू के परांठे बनाए हैं, वही अदरक और हरी मिर्च वाले। तुम्हें पसंद थे ना। उनकी ये खामोश बातें हवा में घुल जाती। कोई उन्हें सुन नहीं पाता था। लोगों के लिए वह बस एक बूढ़ा आदमी था जो बेंच से बातें करता था। वह बेंच सिर्फ लोहे और लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं थी। वह रामनाथ जी के जीवन की सबसे खूबसूरत किताब थी जिसके पन्ने उनकी यादों से भरे थे। आज से 50 साल पहले जब रामनाथ एक नौजवान फौजी थे और छुट्टियों में घर आए थे, तभी इसी पार्क में उनकी नजर सरिता पर पड़ी थी। सरिता अपनी सहेलियों के साथ हंसती खिलखिलाती जा रही थी और उसकी एक झलक ने रामनाथ के दिल में हलचल मचा दी थी। उन्हें हिम्मत करके सरिता को रोका। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे बताएगी कि यह अमलतास का पेड़ है? सरिता ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर पेड़ की तरफ। फिर मुस्कुराकर बोली, जी, और इस पर पीले फूल भी आते हैं। उस दिन की वह छोटी सी मुलाकात कब मुलाकातों के सिलसिले में बदल गई, पता ही नहीं चला। यही बेंच उनकी पसंदीदा जगह बन गई। यही बैठकर उन्हें अपने भविष्य के सपने बुने थे।
रामनाथ जी को याद आया कैसे एक शाम सरिता ने उन्हें से पूछा था, राम, तुम्हें फौज की नौकरी में डर नहीं लगता? सरहद पर रामनाथ ने उसका हाथ थाम कर कहा था, जब तक तुम्हारी यादें मेरे साथ है, मुझे कोई गोली नहीं छू सकती सरिता। और अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो। सरिता की आंखों में एक अजीब सा डर था। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यही इसी बेंच पर, जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, रामनाथ ने बड़ी शिद्दत से कहा था। उस दिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह बात एक दिन उनकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगी। शादी हुई, बच्चे हुए, जिंदगी आगे बढ़ती रही। रामनाथ जी की पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती रही, लेकिन जब भी वह दिल्ली आते, सरिता उन्हें इसी पार्क में जरूर लाती। यहाँ आकर लगता है जैसे हमारा प्यार फिर से जवान हो गया, वह कहती थी। रिटायरमेंट के बाद तो यह उनकी रोज की आदत बन गई थी। सुबह की सैर, फिर इसी बेंच पर बैठकर चाय पीना और दुनिया जहान की बातें करना। उन्हें साथ में अपने बच्चों को बड़ा होते देखा, उनकी शादियां देखी और फिर अपने पोते पोतियों को इसी पार्क में खेलते देखा। एक दिन यहीं बैठे हुए सरिता ने खांसते हुए कहा, राम, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उसकी बीमारी का पता चल चुका था, कैंसर। रामनाथ जी का दिल बैठ गया, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लड़ेंगे सरिता। इलाज के उन मुश्किल दिनों में भी जब भी सरिता की तबीयत थोड़ी ठीक होती, वह जिद करती, मुझे पार्क ले चलो, अपनी बेंच पर बैठना है। और फिर एक दिन वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस रात रामनाथ जी सो नहीं पाए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें लगा जैसे उनकी दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन फिर उन्हें अपना वादा याद आया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, यही इसी बेंच पर। उस दिन से यह बेंच रामनाथ जी का मंदिर बन गई और इसकी सफाई उनकी पूजा। वह यहाँ आकर सिर्फ सरिता को याद नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ जीते थे। वह मानते थे कि सरिता की आत्मा यहीं इस बेंच पर उनके साथ आकर बैठती है। वह परांठा जो वह बेंच पर रखते थे, वह सरिता के लिए ही होता था। अंजलि एक युवा कलाकार थी। वह अपनी स्केचबुक और पेंसिल लेकर अक्सर स्वर्ण जयंती पार्क में आ जाती थी। उन्हें इंसानी चेहरों और उनकी अनकही कहानियों को अपने कैनवास पर उतारना पसंद था। पिछले कुछ हफ्तों से उसकी नजर रामनाथ जी पर थी। पहले तो उन्हें भी लगा कि यह कोई सनकी बूढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे वह उन्हें रोज देखती गई, उसे उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और उनके अनुष्ठान में एक अटूट श्रद्धा नजर आई। वह देखती कि कैसे वह बेंच को साफ करते समय दुनिया से कट जाते थे। उनकी आंखों में गुस्सा या पागलपन नहीं, बल्कि एक गहरा ठहरा हुआ प्यार झलकता था। अंजलि ने उनकी कई स्केच बनाए, कभी बेंच साफ करते हुए, कभी अकेले बैठकर आसमान को ताकते हुए, तो कभी हवा से बातें करते हुए। लेकिन वह उन्हें से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसे डर था कि कहीं वह उसकी बात का बुरा न मान जाए। एक दिन भारी बारिश हुई, पार्क में पानी भर गया और कीचड़ हो गया। अंजलि को लगा आज शायद वह बूढ़ा आदमी नहीं आएगा, लेकिन वह गलत थी। ठीक 7 बजे रामनाथ जी अपनी छड़ी और छाता लिए हुए आए। उनके पैर कीचड़ में सन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही दृढ़ता थी। उन्हें बेंच के पास जाकर देखा। बेंच पूरी तरह भीग चुकी थी और उस पर कीचड़ के छींटे थे। उन्हें पहले छाते को एक तरफ रखा और फिर अपनी पोटली से कपड़ा निकालकर उसे साफ करने लगे। बारिश की बूंदें उनके सफेद बालों को भिगो रही थी, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। यह देखकर अंजलि अपने आप को रोक नहीं पाई। वह अपना छाता लेकर उनके पास पहुंची और उनके सिर पर लगा दिया। रामनाथ जी ने चौंक कर ऊपर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में वही अकेलापन दिखा, लेकिन फिर उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दी। शुक्रिया बेटी, उनकी आवाज में एक भारीपन था। बाबा, आप इस बारिश में यहाँ, तबीयत खराब हो जाएगी, अंजलि ने फिक्र से कहा। रामनाथ जी ने बेंच की तरफ इशारा किया। इसका ध्यान कौन रखता फिर? आज वह आती तो क्या सोचती कि मैंने उसका ख्याल रखना छोड़ दिया। अंजलि समझ नहीं पाई कि वह कौन है। उन्हें पूछ ही लिया, कौन बाबा? रामनाथ जी एक पल के लिए खामोश हो गए, फिर उनकी आंखें भर आई। मेरी सरिता, मेरी पत्नी, वह यही मेरा इंतजार करती है। अंजलि निशब्द रह गई। उसे आज समझ आया कि यह पागलपन नहीं, यह तो इश्क की इंतहा थी। एक ऐसा प्यार जो जिस्म के खत्म हो जाने के बाद भी रूह में जिंदा था। उस दिन के बाद से अंजलि और रामनाथ जी के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। अंजलि रोज उनके पास आकर बैठती। वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, बस खामोशी से उनका साथ देती। कभी कभी रामनाथ जी खुद ही अपनी और सरिता की बातें बताने लगते। पता है बेटी, एक बार सरिता मुझसे नाराज हो गई थी। मैंने उसके जन्मदिन पर उसे साड़ी नहीं दी। पूरे 2 दिन उन्हें मुझसे बात नहीं की। फिर मैं यही अमलतास के पीले फूल तोड़कर ले गया और उसके बालों में लगाए। तब जाकर वह मानी। यह कहते हुए उनकी आंखों में एक चमक आ जाती। अंजलि उनकी इन बातों को अपनी डायरी में लिख लेती।
उसे महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ एक बूढ़े आदमी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार की कहानी सुन रही है जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में कहीं खो गया है। एक सुबह जब रामनाथ जी पार्क पहुंचे तो उन्हें देखा कि उनकी बेंच पर कुछ मजदूर बैठे बीड़ी पी रहे हैं। बेंच पर पेंट के कुछ डिब्बे रखे थे और चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। यह देखकर रामनाथ जी का खून खौल गया। ए, उठो यहां से, यह क्या हाल बना रखा है मेरी बेंच का? वह गुस्से में चिल्लाए। मजदूरों ने उन्हें घूर कर देखा। तुम्हारी बेंच है क्या? सरकारी है, ठेकेदार ने बोला है। पार्क की सारी बेंचों पर नया पेंट होगा। रामनाथ जी का दिल बैठ गया। पेंट होगा? लेकिन यह बेंच तो ठीक है। अब जो भी है, हमें तो हुक्म लाए, हटो यहां से, काम करने दो, एक मजदूर ने बेरुखी से कहा। रामनाथ जी ने बेंच की तरफ देखा। उसे इस हाल में देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी सरिता का अपमान कर दिया हो। उन्हें मजदूरों से बहुत मिन्नतें की। भाइयों, इस बेंच को छोड़ दो, बाकी सब पर कर लो पेंट, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। लेकिन वे नहीं माने। बात बढ़ गई। पार्क में भीड़ जमा हो गई। वही लोग जो रामनाथ जी को रोज देखते थे आज तमाशा देख रहे थे। अरे जाने भी दो अंकल, नई हो जाएगी तो अच्छा ही है, किसी ने सलाह दी। इस बेंच से इतना भी क्या लगाव, जिद्दी है बिल्कुल, कोई और बोला। रामनाथ जी की आंखों में आंसू थे। वह किसी को कैसे समझाते कि यह सिर्फ एक बेंच नहीं, उनकी जिंदगी है, उनकी सरिता की आखिरी निशानी है। शोर सुनकर पार्क का सुपरवाइजर भी आ गया। उन्हें पूरी बात सुनी और फिर रामनाथ जी से कहा, देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन यह सरकारी संपत्ति है, हमें नियमों का पालन करना होगा। उस दिन रामनाथ जी बुरी तरह टूट गए। वह भारी कदमों से घर लौट आए। पहली बार 5 सालों में उन्हें अपनी सरिता की बेंच को गंदा छोड़ा था। घर आकर वह फूट फूट कर रोए। मुझे माफ कर दो सरिता, मैं तुम्हारी निशानी को नहीं बचा सका। अगले 2 दिन तक रामनाथ जी पार्क नहीं गए। उनकी तबीयत भी खराब हो गई। पार्क में उनकी गैर मौजूदगी को सबने महसूस किया, खासकर अंजलि ने। वह रोज पार्क आती और उस बेंच को देखती जिस पर अब चमकीला हरा पेंट हो चुका था। वह पेंट रामनाथ जी के प्यार की तरह नहीं, बल्कि एक सरकारी आदेश की तरह चमक रहा था, जिसमें कोई रूह नहीं थी। लोगों में भी कानाफूसी शुरू हो गई। लगता है बूढ़े बाबा ने हार मान ली। सही भी है, कब तक एक ही चीज के पीछे पड़े रहते। लेकिन अंजलि को पता था कि यह हार नहीं, गहरा सदमा है। तीसरे दिन रामनाथ जी फिर से पार्क आए। वह कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नया संकल्प था। उन्हें अपनी बेंच को देखा जिस पर नया पेंट चमक रहा था। उन्हें एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ स्वीकार कर लिया हो। उन्हें बेंच को साफ नहीं किया। आज वह अपने साथ एक और चीज लाए थे, लकड़ी का एक छोटा हाथ से तराशा हुआ टुकड़ा। उन्हें उसे अपनी जेब से निकाला। उस पर उन्हें खुद कुछ शब्द उकेरे थे। उन्हें उस लकड़ी के टुकड़े को, जिसे हम पट्टिका या प्लेकार्ड कह सकते हैं, बेंच के ऊपरी हिस्से पर छोटी छोटी कीलों से ठोक दिया। ये सब करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। अंजलि दूर से यह सब देख रही थी। जब रामनाथ जी चले गए तो वह बेंच के पास गई। उन्हें उस पट्टिका पर लिखे शब्दों को पढ़ा। उस पर लिखा था, उनके लिए आरक्षित जो अब भी याद करते हैं, रिजर्व फॉर दोज हु स्टिल रिमेंबर। ये शब्द किसी तीर की तरह अंजलि के दिल में लगे। यह एक बूढ़े आदमी की जिद नहीं थी, यह एक प्रेमी की खामोश चीख थी, जो इस भूलती हुई दुनिया से कह रही थी कि कुछ यादें कभी नहीं मरती। प्यार सिर्फ जवानी का मोहताज नहीं होता, वह तो उम्र के साथ और भी गहरा हो जाता है। अंजलि ने अपनी स्केचबुक निकाली और उस बेंच की एक नई स्केच बनाई जिस पर वह पट्टिका लगी हुई थी। उन्हें उस स्केच के नीचे लिखा, यादों की बेंच। अंजलि एक ब्लॉगर भी थी। उस रात उसने अपने ब्लॉग पर रामनाथ जी की पूरी कहानी लिखी। उसने अपनी बनाई हुई स्केच भी पोस्ट की। उसने कहानी का शीर्षक दिया, क्या हमारे शहरों में यादों के लिए कोई जगह है। उसने लिखा, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज उपयोगी होनी चाहिए। एक पुरानी बेंच सिर्फ एक पुरानी बेंच है जिसे नया किया जाना चाहिए। एक बूढ़ा आदमी जो रोज उसे साफ करता है, वह सन की है। हम प्यार को वैलेंटाइंस डे के कार्ड और महंगे तोहफों में ढूंढते हैं, और जब कोई खामोशी से बिना किसी दिखावे के 50 साल पुराने प्यार को हर रोज जीता है तो हम उसे पागलपन कहते हैं। शायद हम भूल गए हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है। शायद हम यादों की कीमत भूल गए हैं। रामनाथ जी की यह बेंच सिर्फ एक बेंच नहीं, यह हमारे समाज के लिए एक आईना है जो पूछ रही है, क्या तुम अब भी याद करते हो। अंजलि का यह ब्लॉग पोस्ट वायरल हो गया। पहले शहर के लोगों ने इसे पढ़ा, फिर देखते ही देखते यह पूरे देश में फैल गया। अखबारों ने इस पर लेख छापे, टीवी चैनलों पर इस पर चर्चा होने लगी। यादों की बेंच, बेंच ऑफ मेमोरीज, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अगली सुबह जब पार्क खुला तो वहां का नजारा बदला हुआ था।
रामनाथ जी की बेंच के पास लोगों की भीड़ थी। कोई उसकी तस्वीरें ले रहा था, कोई खामोशी से उसे देख रहा था। बेंच पर किसी ने गेंदे के फूलों की एक माला रख दी थी। जब रामनाथ जी अपने रोज के समय पर वहां पहुंचे तो यह सब देखकर हैरान रह गए। लोग उन्हें देखकर सम्मान से किनारे हट गए। आज कोई उन पर हौस नहीं रहा था, कोई उन्हें सनकी नहीं कह रहा था। सबकी आंखों में उनके लिए सम्मान और समझ थी। वही जॉगिंग करने वाले लड़के उनके पास आए और बोले, माफ करना बाबा, हम आपको कभी समझ नहीं पाए। वही महिलाएं जो उन पर ताने कसती थीं, आज अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अंजलि भी वहीं थी। वह रामनाथ जी के पास गई। बाबा, अब आप अकेले याद नहीं करेंगे, अब यह पूरा शहर आपके साथ याद करेगा। रामनाथ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से अंजलि के सिर पर हाथ रखा। आज 5 साल बाद उन्हें लगा कि उनका अकेलापन कुछ कम हुआ है। अब स्वर्ण जयंती पार्क की वह बेंच सिर्फ एक बेंच नहीं रही, वह एक प्रतीक बन गई है। शहर के लोग उसे यादों की बेंच के नाम से जानते हैं। अब कोई उस पर बैठता नहीं, अगर बैठता भी है तो बड़ी श्रद्धा से। लोग वहां आकर अपने बिछड़े हुए प्रियजनों को याद करते हैं। कोई वहां फूल रख जाता है तो कोई एक मोमबत्ती जला जाता है। नगर निगम ने भी उस बेंच को विरासत का दर्जा दे दिया है और अब उस पर कभी कोई नया पेंट नहीं किया जाएगा। रामनाथ जी अब भी रोज सुबह 7 बजे वहां आते हैं। अब भी वह उसी प्यार से बेंच को साफ करते हैं, लेकिन अब वह अकेले नहीं होते। उनके साथ पूरे शहर की खामोश दुआएं होती हैं। वह अब भी बेंच के एक सिरे पर बैठते हैं, दूसरा सिरा खाली छोड़ते हैं और अपनी सरिता से बातें करते हैं। देखा सरिता, हमारी बेंच कितनी मशहूर हो गई है। लोग कहते हैं यह प्यार का स्मारक है। तुम हमेशा कहती थी ना कि हमारा प्यार एक मिसाल बनेगा। देखो, बन गया। वह अब भी टिफिन में 2 परांठे लाते हैं, एक बेंच की खाली जगह पर रखते हैं और दूसरा खुद खाते हैं। कभी कभी अंजलि भी उनके साथ आकर बैठ जाती है। वह उनसे उनकी और सरिता की और कहानियां सुनती है। भीड़ भरे शहर में जहां किसी के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं, वह एक छोटी सी बेंच मोहब्बत की एक खामोश दास्तां बयान करती है। वह हमें याद दिलाती है कि जब जवानी और खूबसूरती ढल जाती है तो सिर्फ यादें और सच्चा प्यार ही बाकी रह जाता है। और उन यादों को संभाल कर रखना पागलपन नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुष्ठान है।